दोस्तों नमस्कार। नया साल मुबारक हो। पूरी दुनिया आज आश्चर्यचकित है। संयुक्त राष्ट्र के जो नियम बने थे, ऐसा लगता है कि ये ताकतवर देश के लिए नहीं बने। उसकी एक बैरियर थी, मर्यादाएं थी। पूरी दुनिया का एक कोड ऑफ कंडक्ट था, एक अनुशासन था कि हमें इस दुनिया की मर्यादाओं को बचाना है। सैद्धांतिक जीवन और चरित्र और विचारों के मूल्यांकन को हमें सर्वश्रेष्ठ बनाना। हम किसी भी तरह के कानून को माने, संयुक्त राष्ट्र के निर्णय के बगैर कोई भी देश अपनी ताकत, अपनी दादागिरी को किसी कमजोर देशों पर या किसी भी देश पर, वहां के नागरिक पर हमला ना करे, मासूम बच्चे मारे ना जाए। लेकिन क्या हुआ? सिर्फ वेनेजुएला की बात नहीं है। जब मैं देखता हूं, सोचता हूं, समझता हूं, तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में एक कहावत चरितार्थ होती है, कमजोर की बीवी सबकी भौजाए, मजबूत की बीवी सबकी माए। और पूरी दुनिया के जो मजबूत कंट्री हैं वो सर्वशक्तिमान के सामने झुक जाती। आज तक यही देखा गया, इसके पहले भी। मैं तालिबान के मुद्दों पर भी मैं समझने की कोशिश की, तब भी मुझे कहीं से भी न्याय नहीं लगा। यूक्रेन के मुद्दों पर भी हमें आज तक ये समझ में नहीं आई कि क्या यूक्रेन के सवाल पर कोई मानवाधिकार या कोई इंसानियत और मानवता बची है या नहीं। इसके पहले भी जब सद्दाम के मुद्दों पर एक सवाल खड़ा हुआ था, तब भी ये दुनिया के लिए मुद्दा था कि क्या अमेरिका लगातार दादागिरी करती है? क्या हमेशा अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के नियम और को तोड़ने के लिए बनी है? वेनेजुएला में जो हुआ, क्या संयुक्त राष्ट्र के कोई निर्णय थे? क्या किसी न्याय व्यवस्था का वो हिस्सा था? क्या वो लंबे समय से कोई न्याय प्रक्रिया चल रही थी? क्या हम कभी एक दूसरे देश के साथ कुछ मुद्दों पर हमने शेयर किया? फिर क्या कारण है? ऐसी कौन सी गलतियां की थी कि वेनेजुएला के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसकी पत्नी को जबरन उठा करके दादागिरी दिखाना और वहां के राष्ट्रपति के साथ बिल्कुल गलत तरीके से अपमानित करना, क्या उस देश के आम जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है? हम कई बार कहें कि अब साइबर हमला के द्वारा पूरी दुनिया खत्म होने की तैयारी में।
अमेरिका ने लगातार साइबर हमले किए, जहां जरूरत हुई वहां पर उन्होंने हवाई हमला भी किया। बहुत सारे सैनिक मारे गए और बिना किसी गलतियों के वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उठा के लेके चला गया। यह कहना कि वो ड्रग्स के हिस्सेदार थे, ड्रग्स और गलत आर्म्स के सौदागर थे, ये बिल्कुल ही गलत है। ये अमेरिका कैसे तय कर सकता है? अमेरिका की नजरें गिद्ध दृष्टि रहती है हमेशा सुपर पावर बनने की। जिस तरीके से अमेरिका ने हमारे देश को लगातार अपमानित करते जा रहे, भारत के सबसे बड़े दुश्मन ट्रंप, आप वीडियो सुने होंगे, उन्होंने कहा कि हम से कई बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमसे समय मांगा, हमने नहीं दिया। हमने कहा क्यों, कहां, कब? आपने कभी सुना नेहरू जी से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर राजीव जी और मनमोहन सिंह, अटल जी, लाल बहादुर शास्त्री या कोई भी हमारे देश का प्रधानमंत्री कभी अमेरिका के सामने अपने आत्मसम्मान को बेचा हो? हमारे प्रधानमंत्री बिना बुलाए अमेरिका जाते हैं और उन्हें समय नहीं मिलती, अपमानित करते हैं। भारत के लगभग कृषि पर अमेरिका का कब्जा होते जा रहा है। पहले से ही अमेरिकन जितनी सारी जोमेटो से लेकर के जितनी सारी व्यवस्था है वो अमेरिका का कब्जा है। दोस्तों, एक दिन हम सब लोग अमेरिका के हाथों गुलाम हो जाए। ट्रंप के द्वारा लगातार धमकी पे धमकी, टैरिफ लगाने की, आज 90% चिकन लेग पीस कहां से आता है? वो अमेरिका से आता है। मक्का कनाडा के बाद हमारे पास है, लेकिन पूरा का पूरा पॉपकॉर्न और पूरा मक्का आज अमेरिका हमें दे रही, और जबरदस्ती हम मुख्य दर्शक बने हुए। क्या आप कभी सोचिएगा? क्या मनमोहन सिंह जी, याद करिए इंदिरा गांधी जी को, याद करिए नेहरू को, याद करिए लाल बहादुर शास्त्री जी को, राजीव जी को। जब एक बड़ा सॉफ्टवेयर लाने और कंप्यूटर को बड़े लेवल पर ले जाने की बात थी, तो अमेरिका को चैलेंज करके उन्होंने दुनिया को दिखाया। आज हम कहां हैं? हमें गिड़गिड़ाना पड़ता है हर चीजों के लिए। पहला प्रधानमंत्री होगा, जब हमारे मोदी जी गए थे तो ट्रंप ने रिसीव करने नहीं आया। आप, भारत ने अपाचे हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया था, लेकिन उन्हें 5 साल तक नहीं मिला। प्रधानमंत्री मोदी मेरे पास आए और कहा, सर क्या मैं आपसे प्लीज मिल सकता हूं? अमेरिका के सामने ट्रंप रोज पानी पी पी करके हमें बेइज्जत करता है। प्रधानमंत्री के मुंह से चू नहीं निकलता। हमारा विदेश मंत्री उपराष्ट्रपति से मिलने के लिए पागल हो जाता है, उन्हें समय नहीं मिलता। हमारे व्यापारिक मिनिस्टर जब जाते हैं अमेरिका तो उन्हें समय नहीं मिलती। हम कहां हैं? ना हम कभी यूक्रेन का साथ दे पाते हैं, ना कहीं। उन्होंने तो यहां तक कहा कि हमारे कहने पर देश के प्रधानमंत्री ने
रूस से तेल लेना बंद किया। आज जो हालात हैं वह बिल्कुल दुनिया के लिए एक बड़ा सवाल है। लगातार विश्व युद्ध की ओर खतरे हम पर मंडरा रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि इसी तरह कल रूस का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पुतिन यदि यूक्रेन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उठा के ले आए, या जिनपिंग चीन का राष्ट्रपति यदि ताइवान में जाकर के वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उठा के ले आए, क्या होगा? क्या हम लोग उस ओर आगे नहीं बढ़ गए? तब तो भारत के सैन्य ताकत को भी पाकिस्तान में जो हमारे गद्दार हैं उसे उठा के ले आना चाहिए। हम मूक दर्शक बन के क्यों बैठे? चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे गद्दारों के साथ वहां के सैन्य अध्यक्ष हो, चाहे वहां की सरकार हो, हम क्यों नहीं लिया? इसीलिए आज जो मुद्दा है वो इतना बड़ा बढ़ चुका है। लगातार हर दिन हर वक्त हम सब लोग आज पूरी दुनिया के इस त्रासदगी के बीच में मौन और चुप बैठे। ट्रंप हर दिन कोई ना कोई एक कार्रवाई करती जा रही। उनकी दृष्टि वहां के पेट्रोल और वहां के गैस पर थी। कभी कहता है कि हम 30% पेट्रोल पर कब्जा कर डालें, कभी कहता है कि 29,000 लगभग हेक्टर पेट्रोल और को हम लाएंगे और वेनेजुएला के आम लोगों के लिए डेवलपमेंट का भी काम करेंगे और हम अपने देश को सस्ते दाम पर पेट्रोल देंगे। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए जिस तरीके से ट्रंप लगातार बकवास करते जा रही, क्या उसके खिलाफ भारत को आवाज नहीं देनी चाहिए? दोस्तों, हम इतने कमजोर क्यों हो गए? इतने ताकतवर और मजबूत होने के बावजूद हम अपमानित होते रहते। हम लगातार बेइज्जती हमारी होती रही। अमेरिका की एक टुच्चा और आतंक मनाने वाली एक सन की राष्ट्रपति भारत को कैसे चैलेंज कर सकता? भारत पूरी दुनिया को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ताकत रखता है। इसीलिए हम सबको, हमारे भारत को इस बात को बोलना चाहिए और हमें ऐसे मुद्दों पर समझौता नहीं करना चाहिए। जब कभी शांति की बात होगी तो भारत हमेशा अगुवाई करेगा। इसीलिए ऐसे समय में हम उम्मीद करते हैं कि भारत के जो युवा पीढ़ी है वह ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ आवाज उठाएं। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक का इस्तेमाल करें और देश में शांति का माहौल बनाने के लिए खड़े हो। यही अपेक्षा मेरी है। लेकिन यह भी मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से भारत के इतिहास में पहला प्रधानमंत्री जो ना तो किसी मुद्दों पर बात करती है ना तो पानी पे, वह सिर्फ नफरत की बात करती है और भारत को
सबसे ज्यादा यदि विदेश नीति पर कमजोर होना पड़ा तो ये 12 सालों के अंदर। इसलिए इन मुद्दों पर भी चर्चा करने की जरूरत है। निश्चित रूप से मैं फिर आपके बीच एक नए मुद्दों को लेकर के आपके बीच में आऊंगा। आपको लगे कि आप सही माने में एक आने वाले जो दुनिया है आपकी ओर देख रही है, जो दुनिया का सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी भारत में है और भारत की ओर पूरी दुनिया देखती है, तो ऐसे समय में युवा चेतना और युवा विचार को आगे आने की जरूरत है। नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार।